नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले भाग में हमने चर्चा करी थी संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनमें राज्यपाल के बारे में क्या बताया गया है। 153 से लेकर 162 तक उनके बारे में चर्चा करी थी। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। आज हम दोस्तों चर्चा करने जा रहे हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो दोस्तों, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में दुर्गादास बासु जी ने क्या कहा है। दुर्गादास बासु जी ने कहा है, राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ सैनिक, आपातकालीन, कूटनीतिक शक्तियों को छोड़कर। जिस प्रकार दोस्तों एक राष्ट्र की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, भारत के राष्ट्रपति के पास, उनकी शक्तियों का उपयोग देश का प्रधानमंत्री करता है, उसी प्रकार राज्य की जो शक्तियां हैं वह राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन उन शक्ति का उपयोग मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल करता है। बस शक्तियों में यही अंतर है कि राष्ट्रपति के पास सैनिक और आपातकालीन शक्तियां भी होती है, कूटनीतिक शक्तियां भी होती है, लेकिन ये शक्तियां राज्यपाल के पास नहीं होती है। तो राज्यपाल के वेतन की बात करते हैं दोस्तों। राज्यपाल का वेतन है 3,50,000 मासिक वेतन है। राज्यपाल का वेतन है 3,50,000 और यह राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। जब एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो कितना वेतन मिलेगा दोस्तों। अगर एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो कितना वेतन मिलेगा उसे। वेतन उसे एक ही मिलेगा, लेकिन राष्ट्रपति तय करेगा कि उसे वेतन किस राज्य के द्वारा कितना पार्ट जो है वेतन का उसे दिया जाए। अगर राज्यपाल एक ही व्यक्ति है और 2 राज्यों का राज्यपाल है तो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि कितना पार्ट किस राज्य के द्वारा दे होगा। वेतन 3,50,000 ही होगा। स्वविवेकीय शक्तियां। राज्यपाल के पास दोस्तों कुछ स्वविवेकीय शक्तियां भी होती हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल स्वविवेक से करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो विधायक दल का नेता होता है, मंत्रिमंडल का नेता, उसके मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है राज्यपाल और वह मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। दूसरा है राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल होने पर राष्ट्रपति शासन के लिए प्रतिवेदन देना। राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल होने पर राष्ट्रपति शासन के लिए प्रतिवेदन देना, यह भी राज्यपाल का प्रमुख कार्य है। अगर राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो गया है तो राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति के पास प्रतिवेदन भेजता है और राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पास भेजता है। अगर मंत्रिपरिषद हाँ कर देती है तो राष्ट्रपति शासन राज्य में घोषित कर सकता है राष्ट्रपति, और उस स्थिति में राज्य की शासन व्यवस्था जो है वह राज्यपाल करता है। तो जो प्रतिवेदन भेजने का कार्य है वह राज्यपाल करता है, और अगर प्रतिवेदन सफल हो जाता है मंत्रिपरिषद के द्वारा तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, और उस स्थिति में राज्य का जो राज्यपाल है वह शासन व्यवस्था संभालता है। और राजस्थान में दोस्तों अब तक 4 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार जो है दोस्तों 13 मार्च 1967 1967 13 मार्च को लगा था, 26 अप्रैल 1967 तक 26 अप्रैल 1967 तक। ये चौथी विधानसभा थी दोस्तों राजस्थान की, और उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो वह लगा 13 मार्च 1967 में, और उस दौरान राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। त्रिशंकु विधानसभा के समय मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। त्रिशंकु विधानसभा के समय जो है राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। वह सभी जो सबसे बड़े विधायक दल के जो सबसे बड़ा जो दल है त्रिशंकु में, सबसे पहले उन्हें आमंत्रित करता है, उसके बाद दूसरे दल को, और उसके बाद तीसरे दल को आमंत्रित करता है अगर पहला व दूसरा सफल नहीं हो पाते हैं सरकार बनाने में। जैसा कि आपने भी महाराष्ट्र में भी देखा होगा किस तरह से राज्यपाल अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, किस प्रकार ये आजकल की राजनीतिक स्थिति दोस्तों, हम अगर समाचार पत्र देखें या न्यूज़ सुने तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है राजनीतिक विज्ञान के बारे में। तो दोस्तों न्यूज़ के साथ आप जरूर अपडेट रहें, ज़रूर आपको समझ में आएगा। अब देखिए जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई थी तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति में भी एक क्लॉज होता है
कि 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ता है। तो आप देखिए जो उद्धव ठाकरे जी हैं उन्होंने वहाँ की विधान परिषद की सदस्यता ली है, पहले वह किसी भी प्रकार के विधायक नहीं थे महाराष्ट्र में। तो ये चीज़ें सीखने को आपको मिलेगी अगर आप समाचार पत्रों से लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। अब त्रिशंकु विधानसभा क्या होती है? त्रिशंकु विधानसभा दोस्तों जिसमें 3 दल होते हैं, लेकिन तीनों ही दल मतलब 3 या 3 से अधिक दल हैं, लेकिन जिसमें तीनों दलों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, ये त्रिशंकु विधानसभा कहलाती है। तो उस समय किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा होती है। वह सबसे बड़े दल को सबसे पहले आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए। अगर वह विफल होता है तो फिर वह दूसरे दल को आमंत्रित करता है। चौथा, अगर राज्यपाल की राय में मुख्यमंत्री ने बहुमत खो दिया है तो राज्यपाल उससे त्यागपत्र मांग सकता है या 30 दिन में उसे बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। राज्यपाल जो है दोस्तों वो अगर उसे लगता है कि मुख्यमंत्री ने बहुमत खो दिया है तो राज्यपाल उससे त्यागपत्र मांग सकता है या 30 दिन में बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। प्रोटेम स्पीकर मनोनीत करना। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है दोस्तों? जब भी नई विधानसभा बनती है तो उसके जितने भी विधायक होते हैं उन्हें शपथ दिलाने का कार्य प्रोटेम स्पीकर का होता है। यानी जब तक परमानेंट स्पीकर की नियुक्ति नहीं होती है प्रोटेम स्पीकर उसका सभी कार्य प्रोटेम स्पीकर करता है। ये इसका पावर आपने देखा होगा दोस्तों कर्नाटक में। अगर आप मतलब थोड़ा एक्टिवली आप देखते हैं न्यूज़ वगैरह तो कर्नाटक में जिस समय सरकार बन रही थी तो उस समय आपने देखा होगा कि प्रोटेम स्पीकर की कितनी महत्व होती है। तीसरी उसके बाद है दोस्तों 5वीं शक्ति अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 213 के अनुसार जिस दौरान दोस्तों राज्य में जो है विधानमंडल का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है तो ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जाती है जिन पर तत्कालीन कार्रवाई की आवश्यकता होती है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ये किस में बताया गया है दोस्तों? आर्टिकल 213 में। और ये जो है दोस्तों राज्यपाल राज्य कार्यपालिका के विस्तार क्षेत्र में ही जारी कर सकता है, साधारण सी बात है वो। इसमें क्या होता है दोस्तों? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देता है, लेकिन राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने के 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल का सत्र होना आवश्यक होता है और इसकी वैधता जो है वह सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह या 42 दिन अधिकतम 6 माह हो सकती है। ये क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों कि राज्यपाल द्वारा जारी विधेयक की वैधता क्या होती है, तो ये जरूर ध्यान रखें। अगर राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की वैधता क्या होती है, ये सवाल आया है और इसका जवाब आपको बिल्कुल आना चाहिए। सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह 42 दिन अधिकतर 6 माह, ये आपके पास इसका जवाब है। इसके बाद आती है दोस्तों राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल दोस्तों वार्षिक आय व व्यय का लेखा जोखा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से विधानसभा में रखा जाएगा। धन विधेयक कोई भी होगा दोस्तों तो वह राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से विधानसभा में रखा जाएगा। धन विधेयक क्या होता है आपको पता होगा दोस्तों? प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। यानी धन विधेयक होता है दोस्तों जिसमें सरकार द्वारा पैसा उधार लेना, संचित या आकस्मिक निधि से पैसा डालना या निकालना, किसी नए कर को प्रत्यर्पित करना या आरोपण करना धन विधेयक के अंदर आता है। तो दोस्तों प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक जरूरी नहीं है कि वह धन विधेयक हो। धन विधेयक में पैसा उधार लेना, संचित निधि, आकस्मिक निधि से पैसा डालना, किसी नए कर का प्रत्यारोपण या आरोपण करना धन विधेयक होता है। और इसके लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? पूर्व स्वीकृति की, राज्यपाल की। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये राज्यपाल की शक्तियों में आता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये विधानसभा का अध्यक्ष जो है वह तय करता है। राज्य की जो आकस्मिक निधि है दोस्तों वह भी राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। आकस्मिक निधि शब्द का मतलब आप समझ गए होंगे, जो कि आकस्मिक स्थिति में उपयोग की जाती है वह आकस्मिक निधि कह जाती है। संचित निधि राज्य द्वारा संचित जो की जाती है निधि वह संचित निधि होती है, और उसमें जो बचा हुआ धन होता है वह आकस्मिक निधि में डाल दिया जाता है। आकस्मिक निधि के बारे में आर्टिकल 267 में उल्लेख है, 267 में उल्लेख है संविधान के। इसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जो पैसा बच जाता है वो आकस्मिक निधि में जाता है। और इसी प्रकार दोस्तों संचित निधि क्या होती है?
2 या 3 बार हमारे ये आ चुका संचित निधि शब्द, अभी आपने पढ़ा होगा जब हम बात कर रहे थे राज्यपाल की वेतन के बारे में कि राज्यपाल को वेतन कहाँ से मिलता है, राज्य की संचित निधि से। तो संचित निधि क्या होती है दोस्तों, राज्य की विधानसभा के नियंत्रण में होती है और इसके बारे में उल्लेख है आर्टिकल 266 में संविधान के। राज्य के द्वारा जो संचित की जाती निधि वह संचित निधि होती है। संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार आर्टिकल 243I के तहत प्रति 5 वर्ष के बाद राज्यपाल एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन 1992, उसके तहत प्रति 5 वर्ष के बाद राज्यपाल एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। यह एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों। ये आयोग स्थानीय स्वशासन के इकाइयों के मध्य बजट या टैक्स का विभाजन करता है। लेकिन दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि राज्य की जो जो मंत्री परिषद है वह उसकी सलाह माने या ना माने, ये जरूरी नहीं है। इसका काम सलाह देना है केवल। राजस्थान में अब तक दोस्तों 5 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। यह एक सिफारिश सलाहकारी निकाय है, राज्य सरकार इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो पहला जो वित्त आयोग है दोस्तों, उसके अध्यक्ष थे के गोयल 1995 में। इसी प्रकार जो 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वह डॉक्टर ज्योति किरण, जो कि वर्तमान में भी हैं। वर्तमान में कौन है दोस्तों वित्त आयोग के अध्यक्ष? डॉक्टर ज्योति किरण। राज्यपाल की विधायी शक्तियां। अब हम बात करेंगे दोस्तों राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, इसलिए वह राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करता है, वह सत्रावसान भी करता है। राज्यपाल दोस्तों राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। विधानमंडल में कौन कौन शामिल होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद व राज्यपाल इसमें सम्मिलित होते हैं राजस्थान में, इसलिए वह राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करता है। विधानमंडल का जो सत्र है वह राज्यपाल आहूत करता है, वह सत्रावसान भी राज्यपाल ही करता है। ये राज्यपाल की विधायी शक्ति में आता है। राज्यपाल सब राज्य विधान मंडल में लंबित विधेयकों के विरुद्ध संदेश भेज सकता है। अगर कोई विधेयक जो है काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है तो राज्यपाल उसके विरुद्ध संदेश भेज सकता है। आर्टिकल 176 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। नवनिर्वाचित जो सदन होता है दोस्तों, उसके समय राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। जो नवनिर्वाचित सदन का प्रथम सत्र होता है उसमें प्रथम सत्र की प्रथम बैठक में तथा नववर्ष के प्रथम सत्र की प्रथम बैठक में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। किसका अभिभाषण होता है दोस्तों? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कब होता है? आपसे सवाल पूछा जाता है तो क्या बताएंगे आप? नवनिर्वाचित सदन के प्रथम सत्र की पहली बैठक और नववर्ष के प्रथम सत्र की पहली बैठक। ये किसके द्वारा है? आर्टिकल 176 के द्वारा। तो दोस्तों कोई भी चीज़ हम छोड़ना नहीं चाहते, हर एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आप बस ध्यान से पढ़ते रहिए। इसके बाद दोस्तों हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि राज्यपाल से कोई पहले आए हुए कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पहले के कंपटीशन एग्जाम्स में आपके आए हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकता है। यह राज्यपाल की पावर में है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। हालांकि राज्यपाल के पास अगर दोबारा वो विधेयक आता है तो राज्यपाल को उसे स्वीकार करना ही होता है। आर्टिकल 200 के तहत 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भी भेज सकता है, आर्टिकल 200 के तहत। अब आती है दोस्तों राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ, जो कि पिछले पार्ट में भी हम पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 161 जो कि मैंने पिछले पार्ट में आपको पढ़ाया है कि राज्यपाल की कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी होती है। यह राज्य कार्यपालिका के विस्तार क्षेत्र में किए गए अपराध पर किसी अपराधी की सजा का लघुकरण कर सकती है, दंड की प्रकृति में बदलाव कर सकता है या आम माफी दे सकता है, पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है। ये राज्यपाल की न्यायिक शक्ति में आता है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति की भांति ये मृत्युदंड को कम नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को कम कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता है, और सैनिक न्यायालय में भी राज्यपाल दखल नहीं दे सकता है। और जिला जजों की नियुक्ति व पदोन्नति भी दोस्तों राज्यपाल के द्वारा ही होती है, ये भी ध्यान रखें आप। जिला जजों की नियुक्ति व पदोन्नति राज्यपाल के द्वारा होते हैं। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण
राज्यपाल कर सकता है। एक शक्ति ये भी है दोस्तों, राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनकी अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल कर सकता है निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो बहुत सीमित है, अधिकतर वो परामर्श पर ही चलता है। जैसे कि अगर विधायी शक्तियां हैं अधिकतर, तो उनमें मंत्रिमंडल की और मुख्यमंत्री की सिफारिश चलती है। उसी प्रकार ये जो अयोग्यता की बात है वहाँ वो उसका परामर्श चलता है, निर्वाचन आयोग का परामर्श चलता है, और उसके हिसाब से राज्यपाल अपना जो है वह डिसीजन लेता है। दल बदल से संबंधित अयोग्यताओं का निर्धारण नहीं करता है राज्यपाल दोस्तों। दल बदल से संबंधित अगर कोई अयोग्यता है तो उसका निर्धारण नहीं करेगा राज्यपाल। उसका निर्धारण कौन करेगा बताएं आप कमेंट बॉक्स में। चलो मैं बताता हूं आपको, उसका निर्धारण करेगा स्पीकर। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जो शक्ति है वह राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री जो सबसे बड़ा सबसे बड़े दल के विधायक दल के नेता, मंत्रिमंडल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद के लिए निमंत्रित करता है और मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। उसके बाद आता है विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति। तो जितने भी राजस्थान के विश्वविद्यालय हैं या किसी भी राज्य के विश्वविद्यालय हैं, उनके कुलपति की नियुक्ति वहाँ का राज्यपाल करता है। और इसके साथ ही दोस्तों वह राज्यपाल उन सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है। जब भी आप विश्वविद्यालय के किसी कुलपति के ऑफिस में जाते हैं तो उसमें वाइस चांसलर मिलेगा आपको, क्योंकि जो चांसलर है वह उस राज्य का राज्यपाल होगा। समझ गए दोस्तों, कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और विश्वविद्यालय का कुलाधिपति जो है वह राज्यपाल होगा। ये दोनों चीज़ें राज्यपाल की शक्तियों में आती है। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कौन करता है या विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है, तो दोनों का जवाब यह होगा राज्यपाल। राज्य के विभिन्न आयोगों के सदस्यों व अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन दो राज्यों का अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग है तो नियुक्ति उसकी राष्ट्रपति करता है। अगर दोस्तों राज्य के विभिन्न आयोग हैं और उनके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये ध्यान रखें आप। लेकिन यदि दो राज्य हैं और उनका लोक सेवा आयोग है तो अध्यक्ष जो उनका चुना जाएगा वह राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाएगा। अब बात करते हैं मनोनयन की। अब तक नियुक्ति की बात होगी, अब मनोनयन की बात करते हैं। आर्टिकल 333 आर्टिकल 333 के अनुसार अगर आवश्यक हो तो राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन कर सकता है। कर्नाटक याद आ रहा होगा दोस्तों, अगर आपने कर्नाटक के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ इस बारे में बहुत चर्चाएं चली थी आंग्ल भारतीय सदस्य के मनोनयन को लेकर। लेकिन दोस्तों जो संविधान का नया संशोधन है, सबसे लेटेस्ट संशोधन 104वां संविधान संशोधन है 2020 का, उसके अनुसार इसे निरस्त कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखें, आर्टिकल 333 जो है राज्यपाल की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन कर सकता है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, अगर इसमें नया संशोधन आया है तो ये जरूर आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। 104वें संविधान संशोधन के अनुसार इसे निरस्त कर दिया गया है, ये जरूर ध्यान रखें आप। इसके बाद दोस्तों ये सभी शक्तियां हो गई है राज्यपाल की, जिन पर हमने लगभग चर्चा कर ली है सभी पर। और आपने देखा कि जो शक्तियां हैं वह मुख्य रूप से राज्यपाल जो है वह खुद के स्वविवेक से शक्तियां बहुत कम है। वह ज़्यादातर शक्तियां जो उपयोग करता है वह मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री या अन्य निकायों की सलाह पर ही करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रमुख राज्यपालों की, जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, पहले बनते आए हैं, तो आप देखें उनके बारे में भी। राजस्थान के प्रथम राज्य प्रमुख, राज्यपाल से पहले दोस्तों जो राजस्थान है वहाँ पर राज्य प्रमुख का पद होता था। जब तक कि पूरा हमारा एकीकरण नहीं हुआ तब तक राज्य प्रमुख का पद होता था। तो हमारे राजस्थान के प्रथम राज्य प्रमुख कौन थे? मान सिंह द्वितीय। जब हम अपना एकीकरण पढ़ेंगे तब आपको डिटेल्स इसके बारे में बताया जाएगा। तो लेकिन आप अभी इतना याद रखें कि राजस्थान के प्रथम राज्य प्रमुख कौन थे? मान सिंह द्वितीय। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह
1956 में बने थे। और इन जो सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी है, इनके पास एक कीर्तिमान और है। राजस्थान में राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा जो कार्यकाल है वह सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी के द्वारा ही किया गया है। और पहले कार्यवाहक राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान के, तो वह हैं वेदपाल त्यागी। गुरमुख निहाल सिंह जी के पास दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें। पहले राज्यपाल थे वे राजस्थान के, और राजस्थान में सबसे लंबे समय तक कार्य जो रहा है राज्यपाल का, वह सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी का ही रहा है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों रघुकुल तिलक जी की, जिनके बारे में पहले भी हमने बात करी थी। ये पूर्व में राजस्थान में आरपीएससी के सदस्य थे और राजस्थान में बर्खास्त होने वाले प्रथम राज्यपाल थे। 1981 में ये बर्खास्त हुए थे। राजस्थान के पहले और भारत के दूसरे बर्खास्त होने वाले राज्यपाल रघुकुल तिलक। उसके बाद बात करते हैं दरबारा सिंह जी की। जी दोस्तों, पद पर रहते हुए पहले मृत्यु को प्राप्त होने वाले पहले राज्यपाल हैं, और सबसे कम कार्यकाल का भी इनके पास ही है। दरबारा सिंह जी सबसे कम कार्यकाल, वो पद पर रहते हुए सबसे पहले जो मृत हुए थे वह दरबारा सिंह जी थे। सरदार जोगिंदर सिंह जी त्यागपत्र देने वाले प्रथम राज्यपाल है दोस्तों। अगर किसी राज्यपाल ने राजस्थान में सबसे पहले त्यागपत्र दिया तो आपका जवाब होगा सरदार जोगिंदर सिंह। पद पर रहते हुए दोस्तों हमारे राज्य के 4 राज्यपाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं अब तक, जिनमें श्री दरबारा सिंह जी, श्री निर्मल चंद्र जैन जी, श्री शैलेंद्र कुमार जी व प्रभा राव जी। श्रीमती प्रभा राव जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाली पहली महिला राज्यपाल है राजस्थान की, प्रभा राव जी। कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा जो कार्यकाल है वह शिवराज पाटिल जी ने किया था। सबसे लंबा कार्यकाल कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में। कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सबसे कम कार्यकाल 7 दिन का रहा है इससे पहले। और जो प्रथम महिला राज्यपाल है राजस्थान की वह प्रतिभा पाटिल है। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, उनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। अगर आपको याद है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। प्रथम महिला राज्यपाल राजस्थान की प्रतिभा पाटिल। कल्याण सिंह जी जो हैं दोस्तों 2014 से 2019 तक पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। इन्होंने राज्यपाल के प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाले शब्द महामहिम के स्थान पर आदरणीय माननीय शब्द का उपयोग करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले भी पूछा गया है कि आदरणीय माननीय शब्द के को उपयोग किसने किया है महामहिम के स्थान पर सबसे पहले। तो ये करने वाले हैं श्री कल्याण सिंह जी। इन्होंने राज्यपाल के प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाले शब्द महामहिम के स्थान पर आदरणीय माननीय शब्द का प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन बन चुका है पहले भी दोस्तों, तो आप ध्यान रखें इसके बारे में। इसके बाद है दोस्तों कलराज मिश्र जी, जो कि 2019 से अब तक हमारे राज्यपाल हैं, पूर्व में हिमाचल के राज्यपाल रह चुके हैं। तो दोस्तों ये था हमारा राज्यपाल से संबंधित जो सभी बातें हैं, उन पर हमने लगभग चर्चा कर ली है। अब हमारा जो अगला पार्ट होगा उसमें हम आपको राजस्थान के राज्यपाल के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि अब तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारा चैनल पसंद आए, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।